गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने से पहले, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिग्मा नोटेशन को समझा था, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें आती हैं इसलिए पहले हम लोग इसको डिस्कस करें। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें पहले हम लोग थोड़ा सा पाई नोटेशन को समझेंगे। पाई देखिए, ऐसा सिंबल आपको मिलेगा बुक्स में, ठीक है, इस तरीके का। तो पाई नोटेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कहीं लगा हो तो इसका मतलब है प्रोडक्ट। तो जैसे ऐसे लिखा है, तो मान लीजिए 3 टर्म हमारे लिए डिफाइंड है, जैसे कि कल सिग्मा में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पाई ए अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि आप इनको मल्टीप्लाई करिए एक एक टर्म को, यानी ए, फिर ए के बाद क्या मल्टीप्लाई कर दें, बी, फिर क्या कर दें, सी। तो ए बी सी, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ए बी लिख दें, तो आप बताइए क्या लिखा जाएगा यहाँ पर। पहले ए बी, अब ए की जगह बी और बी की जगह सी, अब बी की जगह सी और सी की जगह ए। तो दिस विल बी व्हाट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हो ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब ये देखिए ए बी, तो यानी कि ऐसे कुछ लिखा जा सकता है कि पाई ए बी इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ही आंसर सेम आएंगे। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई ए का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है कि पाई का क्या मीनिंग है। तो पाई इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। अब देखिए कि इसका जो यूज है वो विद लिमिट भी यूज हो सकता है। जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर जस्ट राइट आर और यहाँ लिमिट ले देते हैं r इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बताइए, पहले r को क्या रखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर r को क्या रखेंगे 2, फिर r को क्या रखेंगे 3, तो इसका मीनिंग हो गया 6। तो एग्जैक्टली जैसे सिग्मा में हम लोग करते हैं, तो सिग्मा में जो भी नए टर्म आते हैं उनको ऐड कर देते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब पाई एफ आर, तो इसको एक जनरलाइज कर देते हैं हम लोग, पाई एफ आर, आर इज इक्वल टू 1 to n, और मान लीजिए आपको फंक्शन कोई दिया है एफ आर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ 1 रखिए, मतलब जहां भी आर है वहां पे आप 1 रखिए, फिर क्या करिए 2 रखिए वहां पर, फिर 3 रखिए और ऐसे n तक रखिए, और जो भी टर्म आए उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एक बात और समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दिया है r इज इक्वल टू 1 2 नहीं, 2 बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ले लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट c दिया है। अब मतलब इसके अंदर r है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे बताइए। अब देखिए आप c लिखेंगे, r नहीं है तो क्या हुआ, जैसे ऐड करने में बोला गया था कि सम कर दो, तो क्या हो जाता है 4c हो जाता है यहाँ पर। अब की बार सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो c इंटू सी इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा, c की पावर 4। क्लियर है, समझ गए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है पाई। अब मान लीजिए दिया है आपको एफ आर इंटू जी आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 to n। तो इसको देखिए आप, पहली प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, हम क्या करेंगे, पाई एफ आर अलग कर देंगे, r इज इक्वल टू 1 to n, एंड पाई जो है वो अलग हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 to n फॉर जी आर। जैसे सम सिग्मा नोटेशन में जब प्लस में रहता था तो अलग हो जाता था, और मल्टीप्लाई में अलग नहीं होता था, तो वो नॉट इक्वल था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में
देखिए प्रोडक्ट में अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप ये बात? ठीक है, अब सेकेंड देखिए। अब मान लीजिए क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये इसमें लगेगी पाई में, देखते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू 1 to n, तो ये नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप इसको अंदर भेज दें और ऐसे लिख दें r इज इक्वल टू 1 to n प्लस पाई जी आर इज इक्वल टू 1 to n, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो दो टर्म के लिए करके भी देख लीजिए। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा तो इसका मतलब हुआ f1 प्लस g1, फिर इधर क्या हो जाएगा f2 प्लस g2, जबकि इधर क्या होगा f1 इंटू g1 और इधर क्या हो जाएगा f1 इंटू f2, यहाँ पे क्या है fr है, तो दिस विल बी f2 एंड दिस विल बी g1 इंटू g2। अब आप बताइए इसमें कितने टर्म आएंगे? इसमें तो 4 टर्म्स आएंगे और इसमें कितने टर्म आए? 2 आए, तो क्या इक्वल है? नहीं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, पाई r इज इक्वल टू 1 to n, जब हमारा कोई k दिया गया हो तो k आप बताइए। अभी हम लोगों ने देखा c को यूज करके, तो k की पावर n हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टर्म होंगे उतने बार हमें k लिखना होगा और उस k से हम लगातार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा k की पावर n। ठीक है, तो एक और इसी में लिख लेते हैं। अब ये फिर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते। मान लीजिए आपको दिया गया हो k टाइम्स जी आर, तो यही प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर पहले में हम लोग k लिख देंगे और यहाँ जी आर। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके क्या हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k कितने बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स, तो दिस विल बिकम k की पावर n, और ये अपना समेशन मल्टीप्लिकेशन का साइन पाई रहेगा। तो ये, तो इसका मतलब जितने भी टर्म हो उतनी पावर लेके कांस्टेंट बाहर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए पाई का नोटेशन, कहीं पे भी पाई लिखा रहेगा तो इसको आप समझ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एपी। तो एपी का जैसे नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का क्या फुल फॉर्म है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि एपी एक सीक्वेंस है और ऐसा सीक्वेंस है कि जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक फिक्स क्वांटिटी है। कॉमन डिफरेंस फिक्स क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लें हम लोग। मान लीजिए हमने पहला टर्म ले लिया 1 और दूसरा टर्म ले लिया 5, ठीक है, तो तीसरा टर्म क्या होगा 9। तो अगर हमें इसे एपी बनाना है तो हर बार जब हम लोग सेकेंड से फर्स्ट टर्म या थर्ड से सेकेंड टर्म जब माइनस करें तो इनमें कॉमन डिफरेंस लगातार सेम बना रहना चाहिए। जैसे अब अगला क्या होगा 17, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज एपी। और जो 1 है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो है उसको डी से, और उसकी वैल्यू के किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन हमेशा याद रखिए आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और कंसेक्यूटिव टर्म ही सब्ट्रैक्ट करने पे आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है। ये चीज कांस्टेंट आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, जितने भी लिखे 1 2 3 4 5, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है किसी भी जीपी के लिए। तो यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा कि पहला टर्म हमारा ए होगा, फिर कोई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, यानी फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए जो लगातार ऐड होती रहनी चाहिए। तो ऐसे हो गया a + 2d, अगला कैसा होगा a + 3d, अगला कैसा होगा a + 4d। तो इस तरीके से nth टर्म लिखना सीखेंगे हम। तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया t1 से, इसको t2 से,
इसको T3 से, अब इसको T4 से, इसको T5 से। अब बताइए Tn को कैसे लिखा जाए। Tn को देखिए, A तो सभी में आ रहा है, तो दिस विल बी रिटन एज A प्लस, अब देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है तो 0 है, तो यहाँ n है तो n से एक कम, n minus 1 into t. So this is very important. We need to remember this कि nth term of AP is given by A plus n minus 1 into d. ठीक है, समझ गए आप? तो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए यही चीज हमें दी गई है, यहाँ पर ये सीरीज दी गई है और हमसे पूछा जाए कि 25th टर्म निकालिए। कितना निकालिए? 25th टर्म। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि T25 चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 25th। तो दिस विल बी A प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो A कितना है यहाँ पर? 1, और 25 माइनस 1 4, और d कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 96 प्लस 1 97। तो ये हमारा 25th टर्म निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, -3 -5 -7। इसमें हमसे 11th टर्म पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो A हमारा यहाँ पर कितना है? -3। अब D कितना है? तो D कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? D के लिए -5 में से -3, तो दिस इज व्हाट? -2। तो अब क्या होगा? A हो गया, तो 11th टर्म चाहिए तो A प्लस 10D हो जाए। एक कम रहता हमेशा, 11 है तो यहाँ क्या होगा? 10, और A की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस 10 टाइम्स -2, दिस इज -20, एंड दिस इज व्हाट? -3, तो कितना हो जाएगा? -23। ठीक है, तो आपने यहाँ तक सीख लिया है। अब हम लोग इसमें सम का भी फॉर्मूला सीख लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सम प्रॉब्लम्स। तो सम, जैसे कि सीक्वेंस तो पता चल गया हमको, अब हम लोग सीरीज देख लेंगे, इसका सम कैसे लेंगे। ठीक है, तो सम के लिए देखिए s का यूज करते हैं लोग, Sn। सो दिस इज a प्लस a प्लस d, दिस इज a प्लस 2d। ठीक है, और ये हो गया हमारा nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे कि इसमें ध्यान रखिए आप कि क्या करना है आपको, कि अब ये सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो a के नीचे हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, फिर ये क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा a। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड कर लेना है। एक बार हम लोगों ने सीधा सीरीज लिखा था और एक बार उसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब दोनों ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला में भी देखिए आप क्या आ रहा है? a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? यहाँ भी देखिए आप, आखिरी टर्म भी ऐसा ही आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप बताइए कि कितने टर्म है? ठीक है, सभी एक टर्म से एक एक टर्म आया है। हमारे पास पहले कितने टर्म्स थे? n टर्म्स, तो ये n ही टर्म्स होंगे। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn क्या हो गया? देखिए Sn हो
गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा देखिए चेंज कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें इस a को आप अलग कर लीजिए और बाकी को आप a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे लिखिए। अब देखिए ये nth टर्म है कि नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम लोग लास्ट टर्म बोल देंगे। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो हम सम के फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद करिए। और एक बात बता देते हैं, nth टर्म को लेकर उसको समझिए, फिर हम लोग कुछ सिंपल पहले प्रॉब्लम करेंगे, फिर थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मान लीजिए हमें nth टर्म पता करना है इसका। तो एक तरीका है आपके पास कि आपने a को ऐसा लिख दिया n-1 और कितना 3, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3n-3 प्लस 1 3n-2। तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, आपको nth टर्म इसका निकालने के लिए। अब आपको एक दूसरा मेथड बताएंगे जो कि काफी आपके लिए फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं nth टर्म का, a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देखिए कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये किसमें, ये n है हमारा, यहाँ कौन चेंज हो रहा है इसमें, n। तो n में ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो कैसा एक्सप्रेशन है देखिए, a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, तो dn कैसा हो गया देखिए, n इंटू डी प्लस a माइनस डी, ऐसा हो गया। तो d जो है देखिए, अगर n को हम लोग कोई x जैसा मान लेंगे तो x इंटू डी यानी कि dx प्लस सम कांस्टेंट, देखिए a भी पहला टर्म और d भी कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कोई t मान लें। तो ये जो हमारा tx टर्म है, tx अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप n भी अगर समझे तो tn है, n टाइम्स d यानी कि d पहले प्लस कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको देखिए सिखाते हैं कि कैसे जो है हम इसे यूज करके फास्ट कर सकते। मान लीजिए अब हमें इसका nth टर्म लिखना है, तो आप देखिए कि जो तुम्हारा n है वो किससे मल्टीप्लाई है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 3, तो 3 इंटू डी। ठीक है, 3 कॉमन डिफरेंस है, 3 इंटू एन, देखिए 3n-2 आ रहा है। अब आपका जब ऐसा लिख जाए, जैसे यहाँ पे कितना आ गया 3n, अब आप इसमें 1 रखिए, तो 1 रखने पर कितना आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है 3, तो इसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए कितना 2, जिससे कि ये बस इतना टाइम आपको लगेगा। तो एक और देते हैं आपको, फिर आप देखिए कैसे आप जल्दी से कर लेंगे। याद रखना है सारी बातें, इसे छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे तो फिर हम लोग काफी जल्दी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए 5, 11, 17, ठीक है, ये कोई है। अब इसका nth टर्म निकालना है। सबसे पहले आप क्या करें, 11 माइनस 5 6 और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप यहाँ पे n को 1 रखें तो देखिए क्या है 6, लेकिन लाना कितना है आपको 5, तो आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो 6n-1। ठीक है, और देखिए आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशन मान लीजिए ऐसे दिया है 3x + 7, ठीक है, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिया है तो ये लीनियर है, तो पक्का अगर इसमें नेचुरल नंबर रखे जाएंगे तो ये AP को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो भी आपका वेरिएबल है उसके आगे जो कोफिशिएंट होगा वही आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
Now note down these problems. The question 1 is 81, 76, 71. Find the last positive number. ठीक है, तो अब हमें क्या बताना, सबसे आखिरी पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा। अब देखिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 81, फिर 76, फिर 71, ऐसे करते करते क्या आएगा, कोई एक ऐसा टर्म आएगा जो जीरो के पहले होगा, और फिर जीरो के बाद क्या होगा, कोई नेगेटिव टर्म आएगा। तो हमें जो टर्म जीरो से जस्ट पहले है उसको निकालना है, ठीक है, बिकॉज फाइंड द लास्ट पॉजिटिव नंबर बोला गया है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड द लास्ट पॉजिटिव नंबर या फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव नंबर, तो उसमें हम अपना nth टर्म लिख के क्या करते हैं, nth टर्म लिख के और उसको जीरो के इक्वल करते हैं, और फिर देखिए क्या करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले आप d पता करिए, d इज 76 माइनस 81 दैट इज -5। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कैसे लिखना चाहिए हमें nth टर्म, -5 इंटू डी, ठीक है, माइनस ये तो d हो ही गया, d इंटू n, -5n आ गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या रखिए 1, तो ये आएगा -5। अब सोचिए इसमें कितना ऐड कर दें कि 81 आ जाए, 86, यानी कि ये हमारा nth टर्म हो गया, Tn। क्लियर है, फिर से समझिए क्या किया गया, पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, फिर उसकी वजह से क्या आया -5, उसको n के साथ मल्टीप्लाई किया -5n, फिर देखा 1 रख के कितना आ रहा है, तो इट हैज कम -5, लेकिन हमें कितना चाहिए 81, तो 86 ऐड कर लो, अब देखो 1 रखो तो 81 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको जीरो के इक्वल करना है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 86 अपॉन 5, तो देखिए 17 पॉइंट समथिंग आ गया है, 17 5 जो 85 होता है, तो यानी कि जीरोथ जो आएगा। अब देखिए ये n को, इसमें जो n है, ये जो वैल्यू आई है ये सब पॉइंट में आ गई है, 17 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अब क्या ऐसा कोई टर्म होता है n के लिए, n तो हमारा नेचुरल नंबर है ना, डोमेन n की क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे तो एक रियल नंबर आ गया, वो भी डेसिमल वाला 17 पॉइंट समथिंग। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव नंबर है, फिर इसके बाद कोई नेगेटिव नंबर इस सीरीज में आएगा, जीरो के लिए हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये नहीं, हम इस सीरीज में हो सकता है नेचुरल नंबर के लिए जीरो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसी को देखें -5x + 86, अगर इस लीनियर इक्वेशन को देखें तो ये तो हर पॉइंट के लिए डिफाइन है, हमें तो केवल नेचुरल नंबर हम इसमें रख के उन्हीं वैल्यूज को केवल ले रहे हैं, लेकिन x की तो ये हर वैल्यू ले सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 पॉइंट समथिंग में, यानी जो 17th वाला रहा होगा वो पक्का पॉजिटिव रहा होगा, यानी 17th टर्म वाज लास्ट पॉजिटिव, और फिर उसके बाद जो 18th टर्म आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा और ये लास्ट पॉजिटिव होगा। तो पता चल गया हमको कि कौन सा टर्म है दैट इज लास्ट पॉजिटिव। अब उसको निकालने के लिए कुछ नहीं, अब इसमें n की जगह क्या रखना है आपको, 17 रख दीजिए, कितना रख दें 17th टर्म, तो -5 इंटू 17 प्लस 86, तो दिस इज -85 प्लस 86, यानी कि वो टर्म 1 है। अब देखिए नेक्स्ट नेगेटिव टर्म अगर पूछा जाए तो अब इसमें क्या हो रहा है, 5 इसमें कम कर दीजिए, -4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कैसे करना था क्वेश्चन। तो सबसे पहले nth टर्म पता कर लिया और फिर उसके बाद उसको जीरो के बराबर किया, और जो n की वैल्यू आई है, अगर हमें बोल रहे हैं कि लास्ट पॉजिटिव नंबर बताओ तो 17 पॉइंट समथिंग है, 17 ले लिया। अगर हमसे बोलते हैं पहला निगेटिव नंबर बताओ तो 17 के बाद कौन सा नंबर आता, 18th, वो हमारा फर्स्ट निगेटिव नंबर हो जाता। क्लियर है किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस
तो इसके 11 टर्म्स का सम करना है। तो फॉर्मूला अपना यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो S 11 चाहिए, तो दिस इज 11/2। फर्स्ट टर्म क्या है देखिए 35, उसको यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने ले लिया जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए क्या है -5, ठीक है, -5 क्यों? क्योंकि 30 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म आप माइनस करिए, तो 35 - 35 दैट इज -5। तो ये क्या आ गया, S11 is equal to 11/2. This is 70 and this is 50. So this will be 11/2 into 20 और ये 10, तो 110 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कैसे फॉर्मूला यूज किया गया? इस फॉर्मूले में n अननोन है जो कि 11 दिया है, उसको रखना है। फिर यहाँ पे a मालूम है, यहाँ 35 रख दिया, यहाँ 11 पता था n, और d निकाल लेंगे हम लोग किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ AP। अब इसका क्या मतलब है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ AP। अब देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई AP है, जैसे 5 आया, उसके बाद फिर 2 कम हो रहा है, 3 आ गया, फिर 2 कम हुआ 1 आ रहा है, अब फिर 2 कम हुआ -1 आ रहा है, फिर 2 कम हुआ -3। तो ये सीरीज तो चलती ही रहेगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए ये सीरीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम इसका निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आपने जैसे 5 पहली बार ऐड किया, जब 2 टर्म ऐड किया तो 8 आया, फिर एक टर्म ऐड किया तो कितना आया, 9 आया। लेकिन अब इसके बाद जब ऐड करेंगे तो कम होने लगा, देखिए। तो जब निगेटिव टर्म आने लगेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा सम कम होने लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो अभी हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो यहाँ पर यूज करना है। हमें लास्ट पॉजिटिव टर्म पता करना है कि कौन सा n की वैल्यू है जिसके लिए लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा। फिर तो हमें a भी पता रहेगा, d भी पता रहेगा और n पता चल जाएगा लास्ट पॉजिटिव नंबर से। क्लियर है बात? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लीस्ट तो मैक्स पॉसिबल सम ऑफ AP कैसे निकलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तभी आएंगे जब d की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। क्लियर है बात? अब यहाँ देखिए 2 कम हो रहा है ये, तो फिर पक्का ये निगेटिव भी जाएगा, और जैसे जैसे निगेटिव नंबर्स आएंगे तो सम आपका क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो करते हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप से होगा, पहले हम लोग लास्ट पॉजिटिव नंबर निकाल लेते हैं n, लेकिन आप वैसे ही करिए जैसे बताया गया। तो -2n कैसे किया, d इंटू n, और 1 रखेंगे तो कितना है, -2, यानी यहाँ पर 41। ये देखिए nth टर्म आ गया। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, तो 2n इज इक्वल टू 41, तो n इज इक्वल टू 41/2, यानी 20 पॉइंट समथिंग। तो क्या लेना है, 20, यानी हमारा n कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है बात? अब सम का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। यस, यूज द फॉर्मूला ऑफ सम। तो S मैक्स n कितना है, 20/2, 2 इंटू 39 प्लस 20 टर्म यानी 90 इंटू -2। तो दिस इज 10, दिस इज 78 and this is -38 and 7 - 3 is 40. 10 into 40, that is maximum value of this AP is 400. I think you must have understood these type of problems. अब हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब हम लोग ये नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP whose sum is this। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे,
Sn लिख लेंगे। Sn का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कितने टर्म्स लिख लें हम लोग, n टर्म्स। ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से क्या करने वाले हैं यहाँ पर। फिर क्या करें, n-1 टर्म लिखें, t1 प्लस t2 प्लस t3 और यहाँ पर क्या आएगा, tn-1। इसके पहले भी क्या रहेगा, tn-1। अब देखिए हमें tn टर्म चाहिए, ये हमारे पास Sn है और ये हमारे पास Sn-1 है। अब हमें ये चाहिए, तो इसका मतलब हम Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दें। इससे क्या होगा, t1 से t1 कट जाएगा, t2 से t2, लेकिन tn से कटने वाला तो कोई है ही नहीं है, तो tn हमारा बच जाएगा। यानी tn कैन बी रिटन एज Sn-1। बहुत ऑब्वियस ही बात है, देखिए Sn में n टर्म्स हैं, उनका सबका सम होता है। Sn-1 में कितने टर्म्स है, tn-1 तक। अब आप tn में से tn-1 तक काट देंगे अगर, तो एक ही टर्म तो बचेगा, कौन सा, ये tn वाला टर्म आपका बच जाएगा। ठीक है, समझ गए ये बात। अब एक बार अगर हमें यानी Sn पता है, क्या पता है, Sn पता है, तो हम tn टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, क्लियर है बात। अब इसका यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमसे nth टर्म पूछा है और हमें Sn यानी मालूम है, सम दे रखा है 2n प्लस 3n स्क्वायर। अभी हम इसे करेंगे, एक आपको बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इस तरीके की चीज को करने के लिए। कई बार आपको सम का पता है तो कुछ भी आगे करना हो अगर आपको टर्म से रिलेटेड, तो वो शॉर्टकट आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अभी तो हम लोग कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, Sn-1, तो यहाँ पे n की जगह n-1 रखेंगे और यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर। अब दोनों आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब 2n में से 2n गया और ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2, और यहाँ पर 3n स्क्वायर में से 3 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी आप 3 कॉमन ले लीजिए और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, करिए इसमें n प्लस n-1 और n में से n+1, ये कैंसिल हो गया इधर अंदर, और ये 2n-1 हुआ, तो इसका मतलब हमारा आ गया 3 टाइम्स 2n-1, तो आ गया 2 प्लस 6n-3, दैट इज 6n-1। तो tn क्या था, tn क्या है, 6n-1। क्लियर है। तो अब ये आया हमारा nth टर्म। और आप एक और इम्पोर्टेंट बात जानिए कि जब आपको Sn दिया है तो फर्स्ट टर्म बहुत इजीली निकाल सकते हैं। Sn मतलब क्या होता है, n टर्म्स का सम, तो अगर S1 होगा तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म होगा, तो यहाँ 1 रखिए आप, तो 3 + 2 5, और यहाँ 1 रखिए, देखिए दोनों 5 दे रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम आपको शो करना चाहेंगे कि कैसे अगर हमें tn पता हो तो Sn पता कर सकते हैं और Sn पता हो तो tn। और अभी कोई भी सीरीज दी हो तो tn निकालना सिखाया है हम लोगों ने, सिखाया कि नहीं, अभी सीखा लास्ट प्रॉब्लम में। अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो Sn है यहाँ पर और tn है। अब देखिए तो बहुत आसान है, अगर आपको Sn मालूम हो, Sn पता हो, तो आप क्या करिए, Sn को आप देखिए, Sn आप पहले सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक है, Sn क्या है, क्वाड्रेटिक है। आप क्या करिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको क्या करिए आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, देखिए 6n। केवल क्वाड्रेटिक वाले टर्म को आप डिफरेंशिएट करिए, किसको, केवल क्वाड्रेटिक वाले टर्म को, तो ये क्या आ गया 6n। अब आप इसमें 1 रखिए, तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता ही है, तो दैट इज 5, और आपको पता है कि tn में 6n है, ठीक है, ये वाला चीज सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 6 आ रहा है, जबकि आपको कितना चाहिए था, 5।
ठीक है, क्लियर है? आ गया देखिए 6n माइनस 1। तो Sn दिया था, Sn से Tn निकाल लिया। क्लियर? क्या किया? फिर से देखिए, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, 6n आ गया। और जिसको डिफरेंशिएट करना नहीं आता, अगर इस टाइप का कुछ दिया हो x की पावर n यानी वेरिएबल की पावर n, तो उसको n इंटू एक्स की पावर n माइनस पावर आगे करें और x में की जो पावर है उसको 1 कम करते हैं। ठीक है, क्या देखिए 3 था, अब यहाँ से 2 आ गया तो 3 2 जा 6 और n की पावर क्या हो गई? 1 कम हो गई। ठीक है, केवल इसी को आपको करना है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा कि Sn, अभी मुझे क्वेश्चन मान लीजिए मिलेगा, हमसे पूछा गया फाइंड द nth टर्म ऑफ NAP, तो मैं उसको ऐसे नहीं करूंगा Sn माइनस 1, आई विल इसको देखूंगा, यहाँ लिखूंगा 6n डायरेक्ट और 1 रखूंगा, इसमें देखूंगा 5 आना चाहिए, यहाँ 1 रखूंगा, देखा 6 आ रहा है तो 1 कैसे आएगा? -1 कर देंगे। बस 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसके ऊपर याद रखना पड़ेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट, सेकेंड and last term of an AP are x, y and z respectively, so that its sum is x plus z, y plus z minus 2x है यहाँ पर into 2 times y minus x। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म y है, बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा? y माइनस x, और लास्ट टर्म क्या है? z लास्ट टर्म। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? z। ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अननोन हमारे के लिए क्या है? n। तो ये कहाँ से आएगा? तो nth टर्म हमें मालूम है z, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, तो z को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ क्या है? x, और d भी निकाला है देखिए y माइनस एक्स, इसको आप y माइनस एक्स लिख दीजिए ऐसे। अब n यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, z माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज z माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? z प्लस y माइनस 2x अपॉन y माइनस एक्स। तो ये n आ गया। क्लियर है क्या किया गया? सिंपल, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म को nth टर्म मान लिया गया, z रख दिया गया वहां पर, और वहां से हम लोगों ने n निकाल लिया, और n की वैल्यू आ गई z प्लस y माइनस 2x अपॉन y माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब हमारा इस सम का फॉर्मूला है n/2, और n ये है, इसका डिवाइडेड बाय इसका मतलब जो आया z y प्लस z माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू y माइनस एक्स आया था। ठीक है, तो ये n आ गया था। अब इसी को 2 से डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस जेड से। देखिए यही है सम, y प्लस जेड माइनस 2x और y माइनस एक्स नीचे 2 है और x प्लस जेड। देखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर Sn दिया गया है तो कैसे आप डिफरेंशिएट करके Tn टर्म निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे एपी के अलग अलग वैरायटी के।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। इफ Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn माइनस 3 टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स Sn माइनस 2 माइनस Sn माइनस 3। तो यहाँ Sn के बेसिस पे ही प्रॉब्लम है और इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, और हमें कुछ भी नहीं दिया है कि Sn का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है। तो Sn में हम लोगों ने क्या सीखा, जहाँ पे n माइनस 1 ये सब हो, तो हम लोगों ने सीखा Sn माइनस 1 जो होता है दैट इज Tn। इसी तरह यहाँ पे देखिए वही एक चीज है जो हमें आती है, वही हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। Sn माइनस 1 दैट इज Tn माइनस 1, और यहाँ क्या दिख रहा है Sn माइनस 2 माइनस Sn माइनस 3 यानी Tn माइनस 2। यही हमें बस मालूम है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है और कुछ भी नहीं मालूम। इसका मतलब इस टाइप के टर्म्स हमें जनरेट करने होंगे इस यहाँ पर। तो Sn के साथ हमें Sn माइनस 1 रखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक ही रख सकते हैं हम लोग Sn माइनस 1, और यहाँ पे 2 टाइम्स Sn माइनस 1 अलग कर दीजिए। यहाँ पे माइनस 3 अभी भी देखिए माइनस 3 है। अब आप देखिए कि यहाँ पर माइनस 2 Sn माइनस 1, इसके साथ जो है अगर ये माइनस में है तो ये वाला प्लस में होना चाहिए Sn माइनस 2। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, अब आप समझ गए। ये अभी इसमें एक बाकी है, देखिए बन गया कुछ जैसा 4 हम लोग। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, मान लीजिए इसको कुछ y नाम रख देते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। Sn माइनस 1 Tn हो गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 दैट विल बी 2 टाइम्स Tn माइनस 1, और ये n माइनस 2 में n माइनस 3 हो रहा है तो क्या हो गया Tn माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा टर्म कौन सा है, Tn माइनस 2, मतलब पहले आ रहा है, छोटा नहीं बोल सकते, बड़ा भी हो सकता है। फर्क सबसे स्टार्टिंग में कौन सा है Tn माइनस 2 और Tn माइनस 1 और Tn, ये 3 टर्म हमें गिवन है, ये सीरीज AP में है। इसका मतलब हम लोग अब इनके बीच में क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, यही लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी देखिए Tn माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स Tn माइनस 1 को ला सकते, देखिए यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, तो दिस विल बी 2 इंटू Tn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn प्लस Tn माइनस 2, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब 2 टाइम्स Tn माइनस 1 का ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अपने y में, तो Tn माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है Tn प्लस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 2, अगर रब कर दीजिए इधर। ठीक है, अब इनको देखिए अंदर भेज दीजिए, माइनस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 2, और ये कैंसिल हो गया। क्या आया वैल्यू हमारी 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई। तो देखिए कि एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है बन जाती हैं। आपको हर एक छोटी छोटी बात याद रखने की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स AP के देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।